हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मूल विधियों की 14वीं क्लास। इससे पहले 13 क्लासेज हम मूल विधियों की पढ़ चुके हैं। आज 14 नंबर की क्लास है, जिसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, हम आज पढ़ेंगे साइबर अपराध, साइबर क्राइम। आज की वीडियो में पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी जानकारी और दे देता हूं आप सभी को कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो ज्ञानकोश नाम से ही ऐप है, या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उनको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। अब हम पढ़ेंगे आज साइबर अपराध। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि साइबर अपराध के बारे में, कि वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, संचार प्रौद्योगिकी के अनेक उपकरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं और इन सभी का प्रयोग करना जो है वो हमारी दैनिक गतिविधियों का एक अभिन्न अंग बन गया है। परंतु हम में से अधिकांश लोग जो हैं वे साइबर सुरक्षा तथा स्वयं को साइबर अपराधों से बचाने के लिए आवश्यक उपायों के प्रति अनभिज्ञ हैं। मतलब आपने देखा होगा कि ये जो सारी चीजें हैं, जैसे आप लैपटॉप का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं, ये सारे जो हैं, ये सारे के सारी चीजें जो है ये हमारे एक व्यक्तिगत जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है और इन सभी से हम एक रूटीन में प्रयोग करते हैं। लेकिन इनके प्रति सुरक्षा भी हमें रखनी चाहिए, जिन सभी सुरक्षाओं के बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और ये आपके यूपीएसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि साइबर क्राइम होता क्या है, साइबर अपराध होता क्या है। कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर कार्यक्रम या किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क डाटा, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, इंटरनेट, ईमेल, हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन, एटीएम आदि जो चीजें हैं, इन सब चीजों का बिना जानबूझकर उसमें परिवर्तन करता है। यानी कि मान लो आपके कोई कोड वर्ड बदल देता है, आपके सॉफ्टवेयर को चुरा लेता है, आपके मोबाइल के लॉक चेंज कर देता है, आपके एटीएम के पिन बदल देता है। तो ये सारी चीजें चाहे जानबूझकर करी जाती है, चाहे इनको आप जानबूझकर ना करें, या किसी को नष्ट करने का प्रयास करता है, या इनको छुपाने का प्रयास करता है, या किसी अन्य व्यक्ति से ये सब कार्य करवाने का प्रयास करता है, तो ये सारे के सारे साइबर अपराध कहलाते हैं। मतलब कि किसी व्यक्ति के सॉफ्टवेयर में, किसी व्यक्ति के कार्य प्रणाली में उस चीज का अपराध जो है, नष्ट करना, छुपाना, ये सारे जो कार्य है ये आपके साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। उस व्यक्ति के जो पिन कोड होते हैं उनको बदलना भी साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। किसी अन्य व्यक्तियों की छुपाई हुई चीजों को मोबाइल में, लैपटॉप में देखना भी अपराध के अंतर्गत ही आता है। बात करते हैं इसके बारे में कि साइबर अपराध के अंतर्गत क्या होता है कि कंप्यूटर और इंटरनेट तकनीकों का गलत प्रयोग करते हुए किसी बैंक संबंधी जानकारी को चुराना। देखिएगा, अगर आपने बहुत बार ऐसा देखा हो कि हैक कर लिए जाते हैं कंप्यूटर वगैरह, तो ये सारी जो तकनीकें हैं ये सारी साइबर अपराध के अंतर्गत आती है। किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनल जानकारी होती है, उन पर्सनल डिटेल्स में, पर्सनल जानकारियों में परिवर्तन करना साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति के आइडेंटिफिकेशन, परिचय, नाम का गलत प्रयोग करना, फर्जी आईडी बनवाना और दूसरों के नाम पर ऑनलाइन खरीदारी करना, ये सारी भी साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। यानी कि इसकी परिभाषा में हम ये कह सकते हैं कि किसी कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर आदि तकनीकों का प्रयोग करके किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य संस्था को क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना, या उनसे उसकी चीजों को छुपाना या उनमें परिवर्तन करना जो है, ये साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। तो ये हमने पढ़ा है साइबर अपराध क्या है। अब हम पढ़ेंगे साइबर अपराध के प्रकार कितने हैं। सबसे पहले करेंगे स्पैम ईमेल। स्पैम ईमेल क्या है कि अनेक प्रकार के ईमेल आते हैं आपके पास। उनमें से ऐसे ईमेल भी होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। उन ईमेल से सारे जो आपका कंप्यूटर है उनमें खराबी आ जाती है। यानी कि आपके पास, आपने देखा होगा, आपके पास मेल आते हैं, लेकिन कुछ मेल ऐसे आते हैं जो मेल आपके कंप्यूटर प्रणाली में, आपके लैपटॉप में नुकसान पहुंचाते हैं, आपके स्मार्टफोन को क्षति पहुंचाते हैं। तो वे सारे जो मेल होते हैं, ईमेल होते हैं, वे स्पैम ईमेल कहलाते हैं।
उसके बाद दूसरा क्या है, हैकिंग। हैकिंग क्या है कि किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी को हैक कर लेना। मान लो आपके पास कोई भी कंप्यूटर है, आपका स्मार्टफोन है, आपका यूट्यूब है, आपका फेसबुक आईडी है, कुछ भी है, अब कई बार उसको हैक कर लिया जाता है और आपके नाम का गलत प्रयोग करके या उसमें फेरबदल कर दिया जाता है, तो वो आपका हैकिंग कहलाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि अब लगातार ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं आती है कि किसी के फेसबुक अकाउंट को हैक कर लिया जाता है और बाद में फिर पैसे मांगे जाते हैं। तो ये सब जो है ये हैकिंग के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति के कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को, लैपटॉप को कुछ समय के लिए हैक कर लिया जाता है, जिससे कि बाद में उसको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे हैकिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्या आता है, साइबर फिशिंग। साइबर फिशिंग क्या है, साइबर फिशिंग का मतलब होता है कि किसी के पास स्पैम ईमेल भेजना ताकि वो अपने निजी जानकारी दे और उस जानकारी से उसका नुकसान हो सके। तो ये ईमेल जो है ये एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं। मतलब कि जो स्पैम ईमेल मैंने अभी बताया था, स्पैम ईमेल का मतलब है कि जो आपके कंप्यूटर प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं वो सारे स्पैम ईमेल कहलाते हैं। अब आपके पास जानबूझ के ऐसे स्पैम ईमेल भेजे जाए जिससे कि आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनको चुराया जा सके, उनको इकट्ठा किया जा सके ताकि उनका कहीं ना कहीं गलत रूप से प्रयोग किया जाए, तो वो आपका कहलाएगा साइबर फिशिंग। उसके बाद वायरस फैलाना। देखिएगा वायरस फैलाने के अंतर्गत क्या आता है कि क्या आपके सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में भेजे जाते हैं और जिनसे क्या होता है कि वायरस छिपे होते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया जाता है जिनमें वायरस छिपे होते हैं। और ये वायरस जो है, ये वायरस वर्म, टार्जन हॉर्स, लॉजिक हॉर्स आदि वायरस शामिल होते हैं। ये जो मैंने बताया ना आपसे, ये सारे के सारे वायरस के ही नाम है और ये आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स को चुरा सकते हैं। तो ये सारे के सारे वायरस फैलाने जो हैं ये भी साइबर अपराध के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद और कौन कौन से हैं, बहुत से आज मैं आपको साइबर अपराध पढ़ाने वाला हूं, आपने अभी तक सुने भी नहीं होंगे। देखिएगा अगला है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है कि जैसा आपने सॉफ्टवेयर तैयार किया, जो आपका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, सेम उसी की फोटोकॉपी बना ली जाती है, उसी की नकल तैयार कर ली जाती है और उस नकल को सस्ते दामों में बेच दिया जाता है। जैसे आप लोग, मैं बहुत आसान सा एग्जांपल लेता हूं, आप अपने लैपटॉप से ले लीजिएगा। जब आप इसमें विंडो डलवाने जाते हैं तो आप इसकी ओरिजिनल विंडो जो है वो 5-6 हजार रुपए की आती है, लेकिन आप उसे 500-600 रुपए में ठीक करवा के ले आते हैं। क्यों? क्योंकि आप ओरिजिनल विंडो नहीं डलवाते हैं, आप ओरिजिनल विंडो की पायरेसी डलवाते हैं। ओरिजिनल विंडो जो है उसके स्थान पर उसी की नकल को डलवा के लाते हैं। तो ये आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फर्जी बैंक कॉल। देखिएगा आपको जाली ईमेल, मैसेज, फोन कॉल प्राप्त होते हैं जिससे कि आपका, देखिएगा बहुत बार आपने देखा होगा आपके फोन पे, मोबाइल पे फोन आते हैं और ये आपसे कहा जाता है कि आपकी लॉटरी लग गई है या आपको इतना डिस्काउंट दिया जा रहा है या आपको ये करेंगे। ये सब आपको फर्जीवाड़े के अंतर्गत फोन आते हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे कि बैंक ने कॉल किया है, लेकिन वास्तव में बैंक कॉल नहीं करता है और वो कॉल करके आपके एटीएम नंबर पूछते हैं, आपसे पासवर्ड पूछते हैं, आपकी बैंक आईडी पूछते हैं, आपसे कोई भी गोपनीय जो सूचना है वो प्राप्त करते हैं, जिसके प्राप्त करने के पश्चात आपके पैसे निकाल लीजिए। तो आसान सी बात बता रहा हूं, ये आपके साथ हर दिन होता, कभी ना कभी हुआ होगा ऐसा, और ऐसी आए दिन ऐसी घटनाएं आपको सुनने को मिलती होंगी कि ये जो फर्जी कॉल आती है इंटरनेट के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जो कॉल आती है जो आपकी पर्सनल डिटेल्स को लेने का प्रयास करते हैं, वो सारे के सारे फर्जी बैंक कॉल जो है ये भी साइबर अपराध के अंतर्गत ही आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास बैंक कभी भी कॉल करके नहीं पूछेगा कि आप अपने बैंक आईडी दीजिएगा, आप अपने पासवर्ड बताइएगा, बल्कि ये फर्जी कॉल आती है जो आपके पास आपकी पर्सनल डिटेल्स को मांगती है। उसके बाद एक और आता है साइबर अपराध के अंतर्गत आता है सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह फैलाना। देखिएगा आजकल ये भी बड़ा चलन में है कि बहुत बार आपने देखा होगा सोशल नेटवर्किंग साइट है, जो फेसबुक है, जो आपका इंस्टाग्राम है, इस पर सामाजिक, वैचारिक, धार्मिक या राजनीतिक अफवाहें फैलाई जाती है, लेकिन यूजर्स इसके इरादे नहीं समझ पाते हैं और जाने अनजाने में ऐसे लिंक्स को शेयर करते रहते हैं। ये जो बात है, ये जो घटना है, ये भी साइबर अपराध या साइबर आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं। मान लो कोई गलत सूचनाएं जो फैलाई जाती है कि कोई फोटो दिखा करके कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी,
फिर हम भावनात्मक रूप से उसकी तरफ सोच करके उसको शेयर करते हैं कि ये ऐसे 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 उसको शेयर करने लगते हैं। तो ये समझिएगा कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, इन पर अफवाह फैलाना भी ये साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या है? इसमें ऐसा होता है कि कॉल की जाती है, लोगों के पास फोन कॉल करे जाते हैं, लोगों के पास ईमेल भेजे जाते हैं, लोगों के पास मैसेजेस किए जाते हैं ताकि उन्हें गलत संदेश देकर करके उनसे धन लूटने का प्रयास किया जाए। जैसे मैंने अभी आपसे बताया ना कि आपसे कहा जाएगा कि भाई मान लो कॉल आया और आने के बाद आपसे कहा जाए कि आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, आपको इतने की गाड़ी मिलेगी। ये सारे फर्जीवाड़े कॉल है और आपसे आप जब लेने का प्रयास करते हो तो आपसे कहेंगे कि इसमें 10,000 अकाउंट में डालिएगा, उसके बाद आपको इसका रिफंड मिलेगा। लेकिन ये सारे आपके साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये सब फर्जी होते हैं, ये सब अपराध होते हैं और यही अपराध जो है ये आपके साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है वेब डिफेसमेंट। वेब डिफेसमेंट एक ऐसा अपराध होता है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर की वेबसाइट को वास्तविक होम पेज से हटाकर उसके स्थान पर दूसरा पेज लगा दिया। देखिएगा, ये आजकल सिस्टम जो है ये आपकी वास्तविक जो ओरिजिनल आपका होम पेज होता है उसको हटा दिया जाता है, लेकिन उसी के स्थान पर एक पायरेटेड होम पेज लगा दिया जाता है। आपको ऐसा लगता है कि ये वास्तविक है, लेकिन वो वास्तविक नहीं होता है, बल्कि वो तो उसका उस वेब पेज का, उस होम पेज का पायरेटेड पेज होता है। तो ये आपका कहलाता है वेब डिफेसमेंट। ठीक है। उसके बाद आता है डाटा डिडलिंग। डाटा डिडलिंग, देखिए डाटा डिडलिंग क्या होता है? कई बार जो ओरिजिनल डाटा होता है, ओरिजिनल डाटा को आपके सामने घुमा फिरा करके तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है ताकि आप उस चीज की, उस बात की वास्तविकता से दूर रहें, आप उस चीज की वास्तविकता को ना समझ सके। यही आपका डाटा डिडलिंग कहलाता है। उसके बाद क्या कहलाता है? ईमेल फ्रॉड। ईमेल फ्रॉड मतलब कि जब किसी अपराध को कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है तो वह ईमेल कपट के अंतर्गत आता है। मान लो आपके पास ईमेल आ गया, आपके पास ईमेल करके कोई मैसेज किया जाए कि भाई मुझे पैसे की आवश्यकता है, या आपके पास ईमेल करके कोई जानकारी दी जाए, झूठी जानकारी दी जाए आपसे, तो ये सारी जो बातें हैं ये ईमेल फ्रॉड के अंतर्गत आती है। उसके बाद बहुत से, आज मैं आपको सारे साइबर अपराध बताऊंगा। उसके बाद आता है कीलॉगर। कीलॉगर क्या है? कीलॉगर जो है वो इस अपराध को मुख्य रूप से कंप्यूटर की वेबसाइट पर किया जाता है। ये जो आपका कीलॉगर है, इसको कंप्यूटर की जो वेबसाइट है इसमें कीलॉग करके उसको किया जाता है। तो ये जो अपराध रहेगा ये आपका कीलॉगर अपराध कहलाता है। उसके बाद क्या आता है? ट्रोजन्स। ट्रोजन्स क्या है? ट्रोजन्स जो है ये चीजें जो है ये आपने शायद पहले सुनी भी ना हो, लेकिन ये सब साइबर अपराध है। ट्रोजन्स क्या है? तो ट्रोजन्स जो है ये एक अपराधीकृत प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को इस प्रकार से जारी किया जाता है कि लोग जो है वो इस प्रोग्राम को बिल्कुल वास्तविकता लगने लगती है। ये जो प्रोग्राम है ये फ्रॉड प्रोग्राम होता है, लेकिन इस फ्रॉड प्रोग्राम को इस प्रकार से लोगों के सामने रखा जाता है, दिखाया जाता है कि लोग इस फ्रॉड प्रोग्राम को भी ओरिजिनल समझने लगते हैं और वे झांसे में आ जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ट्रोजन्स। उसके बाद साइबर अश्लील लेखन, साइबर पोर्नोग्राफी। अब साइबर पोर्नोग्राफी क्या है? यह होता है कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा व्यापार है। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि साइबर पोर्नोग्राफी जो है ये आपके विश्व में सबसे बड़ा जो व्यापार बन गया है वो है साइबर पोर्नोग्राफी। क्या है कि महिलाओं और लड़कियों का कामुक और अश्लील चित्र जो है वो वेबसाइट पर जारी किया जाता है और स्त्रियों की अश्लील तथा गलत फोटो जो हैं उनको दिखा करके इसके अंतर्गत आते हैं कि इस प्रकार की कुछ कामुक भरी फोटो दिखाई जाती है, वीडियो दिखाई जाती है शुरुआत में, कि आप उसके झांसे में फंस जाते हैं। ये सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा जो अपराध, साइबर अपराध है वो है साइबर पोर्नोग्राफी। उसके बाद देखिएगा अगला, ऑनलाइन जुआ। देखिएगा ये बातें तो आपने बहुत बार सुनी होगी, ये बातें आपने बहुत बार सुनी होगी कि ऑनलाइन जुआ खेलते हैं। अब कंप्यूटर, इंटरनेट, पहले जुआ खेलते थे ताश के तरीके से या जो कसिनो बने होते थे वहां पर जुआ खेलते थे, लेकिन अब आजकल जो है
ऑनलाइन जुआ खेलने का सिस्टम चल गया। अब ऑनलाइन जुआ जो है ये भी तो साइबर अपराध कहलाता है। और उसके बाद होता है अवैध वस्तुओं का विक्रय करना। अवैध वस्तुएं कि वो सारी चीजें जो अब वर्तमान में अवैध हैं, वे सारी वस्तुएं जो वर्तमान समय में उनका खरीदना बेचना अवैध है और उन्हें जब इंटरनेट के माध्यम से बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो ये सारी जो बातें हैं ये भी साइबर अपराध के अंतर्गत आती हैं। अब आपको ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। वन्य जीव पढ़ाया था, उस समय भी मैंने बताया था कि उनकी पशुओं की खाल बेचना, पशुओं के नाखून बेचना, पशुओं के शरीर से बनी कोई भी चीज को बेचना खरीदना, ये सब अपराध आते हैं। गैर सरकारी तरीके से बंदूकें बेचना, लाइसेंस और ये गोला बारूद बेचना, ये सब अवैध वस्तुएं हैं और इनका खरीदना बेचना जो है ये भी साइबर ऑनलाइन साइट पर ये भी आपका अवैध वस्तुओं का विक्रय जो है साइबर अपराध कहलाता है। उसके बाद क्या है? साइबर मानहानि। साइबर जब कभी मानहानि का अपराध जो है वो कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मानहानि जो है तो वो साइबर अपराध मानहानि कहलाता है। मतलब कि कोई सही व्यक्ति है लेकिन उसके वास्तविकता को उसको गलत दिखा करके, उसकी फोटोज को गलत तरीके से प्रयोग करके जब उस व्यक्ति के मान को ठेस पहुंचती है, जब उस व्यक्ति की वास्तविकता को ठेस पहुंचती है, तो वो साइबर मानहानि के अंतर्गत आता है। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कई बार जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी फोटोज को, उनकी वीडियोज को गलत तरीके से दिखाया जाता है, तो ये आपका साइबर मानहानि अपराध के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद 3 अपराध और बचे हैं, ये और देखिएगा कि बौद्धिक संपदा अपराध मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम। देखिएगा कि सबसे पहले कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन आदि से संबंधित होने वाले अपराध। आपने ऐसा देखा होगा कि मान लो, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जो आप मान लो नोट्स भी पढ़ते हैं, उन नोट्स के नीचे लिखा होता है कॉपीराइट। अब उसी नोट्स को सेम उसी हेडिंग में बेचा जाता है, दूसरे कोई प्रयोग करते हैं, तो वो आपका अपराध कहलाता है। कोई चीजें ऐसी होती है जैसे ट्रेडमार्क लगा दिया उस चीज का, या इस चीज कोई डिजाइन जो है वो किसी ने बनाया लेकिन उसी की हूबहू नकल कर दी, तो वो सब चीजें जो है वे साइबर अपराध के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अपराध कहलाते हैं। उसके बाद है वित्तीय अपराध। वित्तीय अपराध क्या होता है कि ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग आदि के माध्यम से जो अपराध किए जाते हैं वो आपके वित्तीय अपराध के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्या होता है? साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या है? तो देखिएगा, साइबर बुलिंग जो है वो फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग पर अशोभनीय कमेंट करना। कई बार आपने देखा होगा, देखिएगा बहुत बार आप देखते हैं ऐसी चीजें कि कोई व्यक्ति ने कोई अपनी फोटो डाल दी या कोई अपने घूमने फिरने की कोई चीज शेयर कर दी, लेकिन उस पर कई व्यक्ति अशोभनीय कमेंट करते हैं, इंटरनेट पर धमकी दी जाती है, इस प्रकार से मजाक बनाया जाता है उस व्यक्ति के साथ कि दूसरे भी शर्मिंदा होने लगते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती है ये साइबर बुलिंग के अंतर्गत आती है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपना कार्य किया है तो आप उस पर भद्दे कमेंट नहीं करेंगे। और बहुत बार ऐसा देखा होगा इसके शिकार बच्चे हो जाते हैं और बच्चे जो है उस चीज से नाखुश होकर के अपने ऊपर कोई गलत कार्य करने का प्रयास करते हैं, उनकी सेहत पर इस चीज का असर पड़ता है। तो ये सब साइबर बुलिंग कहलाता है। उसके बाद बात करेंगे एक और छोटा सा चीज है, देखिए कि सूचना तकनीक कानून 2000 के अंतर्गत साइबर स्पेस के क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान, ये इस अध्याय में, ये इसके 11वें अध्याय में शामिल किए जाते हैं। और 11वां अध्याय जो है वो धारा 65 से लेकर के धारा 78 तक अपराध माना शामिल किया गया। तो इसके बारे में और पढ़ेंगे थोड़ा सा। चलिएगा बात करते हैं कि धारा 65 में क्या बताया गया है कि कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ करने की कोशिश करना। धारा 66 में कंप्यूटर से संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश करना। मैंने पहले बताया था कि जो किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर संसाधन, मोबाइल, स्मार्टफोन या लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ करी जाएगी, उसको हैक करने का प्रयास किया जाएगा या उसके साथ उसके पासवर्ड बदलने का प्रयोग किया जाएगा, कार्य किया जाएगा, तो ये सब अपराध के अंतर्गत आता। मैं आपको धाराएं बता रहा हूं कौन कौन सी है। तो 65 पढ़ी, 66 पढ़ी। अब 66A में क्या है कि संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने के लिए दंड का प्रावधान के। उसके बाद है 66B कि कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान। 66C क्या कहती है कि किसी की पहचान चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान। बहुत बार ऐसा होता है, आपने ऐसा देखा भी होगा कि किसी अन्य व्यक्ति की पहचान लेकर के हम उसका गलत प्रयोग करते हैं, तो ये साइबर अपराध ही तो है और क्या है। उसके बाद देखिएगा
उसके बाद है धारा 66D, अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए दंड का प्रावधान। कि अपनी स्वयं की पहचान छिपा ली, लेकिन हम किसी व्यक्ति को कई बार झूठ बोल के हम उसके आइडेंटिटी पूछने का कार्य करते हैं, तो ये धारा 66D के अंतर्गत दंड है। उसके बाद धारा 66E में क्या है, इसके अंतर्गत क्या है कि किसी भी निजता भंग करने के लिए प्राइवेसी, किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी को अगर भंग किया जाएगा तो ये भी दंड का इसमें प्रावधान है। और इसके बाद धारा 66F ये क्या कहती है, ये कहते हैं कि साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान। अगर साइबर आतंकवाद किया है, कोई गलत चीज आपने फैलाई है, तो उसके लिए भी आपको दंड मिलेगा। कोई भी चीज आपने सोशल साइट पर गलत नहीं देनी है, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, अगर दोगे तो ये अपराध है। और कौन सा अपराध है, ये धारा 66F के अंतर्गत अपराध है। उसके बाद आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान, कि कई बार आपत्तिजनक सूचनाएं दी जाती है, तो वो भी धारा 67 के अंतर्गत अपराध है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेक्स या अश्लील वस्तुओं का प्रकाशन करना या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान जो है वो आपका धारा 67A के अंतर्गत आता है। और धारा 67B में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन करना या प्रसारण करना जिसमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाएगा। अगर बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया है और ऐसी चीज का आप प्रकाशन करते हैं, लोगों के सामने दिखाते हैं, ऐसी चीजों का प्रसारण करते हैं, तो ये भी आपका जो है अपराध रहेगा। और कौन सी के अंतर्गत, धारा 67B के अंतर्गत। उसके बाद आगे देखिएगा, धारा 67C क्या कहती है कि मध्यस्थों द्वारा सूचनाओं को बाधित करने या रोकने के लिए दंड का प्रावधान। धारा 70 में क्या है कि सुरक्षित कंप्यूटर तक अनाधिकार पहुंच बनाने से संबंधित प्रावधान। के मतलब कि कोई सुरक्षित कंप्यूटर है, उस तक आप पहुंचने का प्रयास करते हैं, आप उसमें पहुंचने का अनधिकृत तरीके से, कि आपको अधिकार नहीं है फिर भी आप उस कंप्यूटर तक, उस लैपटॉप तक, उस सूचना तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो ये भी आपका अपराध रहेगा। और अगर आपने डाटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश किया है, गलत तरीके से आपने बताया, गलत आपने जानकारी दी है, तो ये धारा 71 के अंतर्गत अपराध है। अगर आपने किसी की प्राइवेसी को भंग करने का अपराध किया है, तो यह धारा 72A के अंतर्गत अपराध है। आप किसी व्यक्ति के विश्वास को नहीं छीन सकते, आप किसी व्यक्ति के पर्सनल डिटेल्स को नहीं जान सकते, आप किसी व्यक्ति की पर्सनल चीजों को, निजता को भंग नहीं कर सकते। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन कर सूचनाओं को सार्वजनिक करने से संबंधित प्रावधान। कि कई बार आपके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते। आपके साथ कोई कंपनी, कोई सरकारी कर्मचारी, कोई भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हम ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, लेकिन आपने ये सूचना जो है ये सार्वजनिक नहीं करनी। अगर आपने ऐसी कर दी तो आप धारा 72A के अंतर्गत आप इसके अपराधी हैं। धारा 73 के अनेक बार आपने ऐसा देखा होगा, बैंकों में बहुत आए दिन घटनाएं होती है कि आप फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन करते हैं, कि गलत किसी व्यक्ति के फर्जी हस्ताक्षर साइन करके ले जाते हैं, तो ये भी आपका गलत रहेगा, अपराध रहेगा। धारा 78 में क्या है कि धारा 78 में है कि इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को इन सब जांच के मामलों में जांच करने, इन सब मामलों में जांच करने का पूरा अधिकार है। उसके बाद बात करेंगे कि आईपीसी में साइबर अपराधों से संबंधित कुछ प्रावधान भी किए गए हैं। क्या क्या प्रावधान है? सबसे पहला है कि ईमेल के माध्यम से धर्म की भरे संदेश देना, धारा 503 के तहत। मैं बता चुका हूं ये बात। कोई ऐसा संदेश देना जिससे किसी व्यक्ति को मानहानि होती है, धारा 499 आईपीसी। फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करना, आईपीसी की धारा 463। फर्जी वेबसाइट या साइबर फ्रॉड, आईपीसी की धारा 420। चोरी छिपे किसी ईमेल पर नजर रखना, आईपीसी की धारा 463। वेब जैकिंग करना, आईपीसी की धारा 383। ईमेल का गलत प्रयोग करना, आईपीसी की धारा 500। दवाओं को ऑनलाइन बेचना जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, तो यह है एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराध है। हथियारों का ऑनलाइन खरीद बिक्री करना, आर्म्स एक्ट के अंतर्गत ये अपराध है। ये सारी धाराएं हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार सेम ऐसे कैसे पूछी जाती है, रट लीजिएगा इनको। अब साइबर लॉ क्या है, साइबर विधि क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और पढ़ेंगे कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। देखिएगा, साइबर और दूसरा है विधि।
अब यहां साइबर का अगर मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूं, साइबर क्या होता है? साइबर मतलब कम्युनिकेशन, संसूचना, और विधि का मतलब क्या होता है? कानून। मतलब कि संसूचना, कम्युनिकेशन से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं वो आपके साइबर लॉ के अंतर्गत आते हैं। अब साइबर विधि में कंप्यूटर, डाटा, इंटरनेट, नेटवर्क, ईमेल, एटीएम मशीन, हार्ड डिस्क, वेबसाइट, संचार युक्तियां जैसे मोबाइल फोन, फैक्स आदि इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कि साइबर लॉ का विस्तार क्षेत्र क्या है। मैंने बताया ना कि साइबर विधि का विस्तार क्षेत्र क्या है, तो इसका अध्ययन किस किस के अंतर्गत किया जाता है? सबसे पहले साइबर अपराध के अंतर्गत, संसूचनाओं के आदान प्रदान के अंतर्गत, बौद्धिक संपदा के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक और अंकीय हस्ताक्षर के अंतर्गत, डेटा संरक्षण के अंतर्गत, ये सारे इसके विस्तार क्षेत्र हैं। उसके बाद मोबाइल फोन नेटवर्क से प्राप्त होने वाली जानकारियां कौन कौन सी है? सबसे पहले उपभोगकर्ता जो है, जो उपयोग कर रहा है उस फोन का, उसकी गतिविधियां शामिल करी जाती है। मोबाइल की परिधि के कितने क्षेत्र में मोबाइल कार्य कर रहा है। उसके बाद उपयोगकर्ता की वास्तविक स्थिति का पता लगा रहे। भाई आपने देखा होगा ना, जो हम अगर मान लो मैप के माध्यम से भी जाते हैं कहीं, तो हमारी पूरी डिटेल होती है कि भाई कहां कहां गतिविधि करी है, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, तो ये सब इसके अंतर्गत जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। कई बार आपने ऐसा देखा हो कि अंतिम बार मोबाइल का कहां पर प्रयोग किया था, ये सारी जानकारियां, अंतिम बार किस सिग्नल में प्रवेश किया था मोबाइल ने, ये सारी जानकारियां, किसी घटना से पहले या उसके बाद की जानकारी की, जब उस समय मान लो 4 बजे ये घटना हुई थी, तो 4 बजे ये मोबाइल जो था ये कहां पर था, इसकी लोकेशन क्या थी, ये सारी जानकारियां जो हैं ये हमें मोबाइल फोन नेटवर्क से प्राप्त हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत बार अपराध करने वाले व्यक्ति जो है उसकी मोबाइल कि लोकेशन से तो पता लगता है वो कहां पे है, कि अगर ये अपराध 4 बजे हुआ, 4 बजे वो वहीं उसी स्थल में उसकी मोबाइल की लोकेशन आ रही है, तो अपराध के अंतर्गत उस पर शक किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हमारे जो कोर्ट है, जो हमारा पुलिस महकमा है, वो सब इनका प्रयोग करता है। उसके बाद कॉल डिटेल रिकॉर्ड करने से कौन कौन सी जानकारी होती है? इसमें सबसे पहले कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाए जाते हैं। अगर अपराध हुआ है तो कॉल डिटेल में क्या क्या निकलवाए जाते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे मोबाइल फोन का कनेक्शन कौन सा है, कौन सी कंपनी का है, मोबाइल फोन के नंबर क्या है, जिस नंबर पर कॉल की गई तथा जिस नंबर से कॉल प्राप्त हुई है उनका पूरा लेखा जोखा, उनका पूरा डिटेल प्राप्त करते हैं। सभी फोन कॉल का विवरण प्राप्त करते हैं, उनका समय प्राप्त करता है, कितनी देर के लिए बात हुई थी, ये सारी बातें। इनकमिंग आउटगोइंग मोबाइल कॉल्स की अवधि कितनी है, कितनी बार फोन किया गया है, फोन की लोकेशन का क्या क्या है, ये सारी जानकारियां जो है वो हम कॉल डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। और मोबाइल फोन से अपराध में कौन कौन से स्रोत है? सबसे पहले मोबाइल का मेमोरी कार्ड में हम बहुत चीजें स्टोर करके रखते हैं। मोबाइल फोन सेवा प्रदाता की कौन सी कंपनी ने हमें मोबाइल फोन का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद सिम कार्ड की जानकारी, उसके बाद मीडिया उपकरण, मतलब कि जो हम वीडियोस या फोटोज या जो डॉक्यूमेंट वगैरह रखते हैं, जो पीडीएफ रखते हैं, ये सारे मीडिया उपकरण के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद क्या आता है कि कंप्यूटर या संचार युक्ति की हैकिंग करने के में प्रयोग किए जाने वाले कौन कौन से टूल्स हैं? सबसे पहले पैकेट स्कैनर, रूटकिट, पोर्ट स्कैनर, उसके बाद आता है साइबर आतंकवाद के कुछ उदाहरण। देखिएगा, साइबर आतंकवाद के भी कुछ उदाहरण होते हैं। जैसे मैं आपसे बात करता हूं विदेशों के बीच इंटरनेट हमला। कई बार ऐसा होता है कि साइबर आतंकवाद जो है वो जो एक दूसरे जो कंट्री है इसके बीच में इंटरनेट पर हमला करता है। आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करना इसके अंतर्गत आता है। वायरस जो होते हैं इनको इंटरनेट पर छोड़ना भी इसके अंतर्गत आता है। सैटेलाइट के द्वारा फोन सेवा का प्रयोग करना भी इसके अंतर्गत आता है। इंटरनेट पर गलत सूचना उपलब्ध कराना भी इसके अंतर्गत आता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि इंटरनेट पर गलत सूचनाएं प्रयोग करी जाती है, तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का प्रयोग करना। बहुत बार आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। किसी के पास ईमेल भेजे जाते हैं, मोबाइल फोन कॉल करी जाती है, एमएमएस भेजे जाते हैं। तो इस प्रकार के ये कुछ आतंकवाद के उदाहरण है। और इसमें हम अंतिम स्लाइड में पढ़ेंगे कि कुछ प्रमुख साइबर हमले। देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मूनलाइट मेज, भारत तथा पाकिस्तान के बीच साइबर हमला। तमिल टाइगर का साइबर हमला, मिडिल ईस्ट का साइबर हमला, टाइटन रेन, यूगोस्लोवाकिया में
चीनी दूतावास पर अमेरिकी बॉम्बर का हमला, तो ये सारे अभी तक के किए हुए कुछ प्रमुख साइबर अपराध हैं। तो ये सारी बातें आपने समझनी है। मेरे हिसाब से आज की वीडियो बड़ी शानदार रही है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्ञानकोश नाम से ही हमने ऐप बना रखी है। ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जिनको आप ज्वाइन करके हमारे पीडीएफ को ले सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।